नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी। उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया, वो है सेल। सेल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने एक पूरा सीरीज के माध्यम से देखा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ करके देख सकते हैं। और अगला टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एक क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करी। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाया, देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें कैसे पढ़ना है। दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया, एक हमारा एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल, दूसरा हमने कहा कि एसोसिएटिव ग्लैंड्स, जो उसके पैरेलल में हम लोग देखते चलेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो हमने बकल कैविटी में की स्टार्टिंग करती थी, जो आपका एलिमेंट्री कनाल का फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी, क्योंकि हमें पढ़ना है कहाँ आपका बकल कैविटी से लेके अनस तक पूरे पार्ट जो आपके एलिमेंट्री कनाल के हैं उसको हम अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया वो बकल कैविटी के बारे में, जिसे हम मुंह गुहा भी कहते हैं या उसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। उस ओरल कैविटी में आपके जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे टीथ हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया और आपका टंग हो गया। टीथ के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, पीछे वाली क्लासेस में हमने टीथ के बारे में डिटेल में स्टडी की। टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, जो भी टीथ से रिलेटेड चीजें थी, इंफॉर्मेशन थी, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख ली। आज की क्लास, उसी क्लास को आगे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है हमारी टंग। जो हमारा बकल कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन हमारा है वो हमारा है टंग। तो आज की क्लास हम टंग के बारे में देखते हैं कि टंग का क्या काम होता है, या टंग आपके डाइजेशन में क्या हेल्प करती है, टंग का बेसिक काम क्या होता है। टंग एक आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब टंग के अंदर किसी भी तरीके की बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, कोई हड्डी यहाँ पर पाई नहीं जाती है, और ये जिस बोन से कनेक्ट होती है उसे हायोइड बोन कहते हैं, या आपके गले में प्रेजेंट होती है, कंठ बोन होती है, या कंठस्थ इसको भी कहते हैं, ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसे हायोइड बोन कहते हैं। उसी से ये आपकी टंग कनेक्ट होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे डॉग वगैरह होते हैं, उनकी जो ये टंग होती है वो आगे की तरफ ज्यादा निकली क्यों होती है, क्योंकि ये जो टंग है और ये जो हायोइड बोन है उनके बीच में स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो टंग जो है ज्यादा निकली हुई होती है। लेकिन ह्यूमन में हम लोगों के अंदर क्या होता है, इसके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता है, इस वजह से हमारी टंग बाहर की तरफ ज्यादा निकल नहीं पाती। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका बेसिक काम ये होता है, इसके 2 काम होते हैं, एक प्राइमरी काम, एक सेकेंडरी काम। एक तो ये क्या करता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, स्वाद का निर्धारण करता है, या टेस्ट। इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट में आपकी हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये स्पीकिंग मतलब बोलने में भी आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि टंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टंग से रिलेटेड वो होंगे, वो ये होंगे कि कौन सा पार्ट टंग का किस चीज का टेस्ट लेता है, क्योंकि अलग अलग पार्ट, जो टंग का अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना क्या कि टंग है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने टंग का ड्रा किया, और आपने देखा ये जो टंग का आगे वाला पार्ट है, जिसे फोर पार्ट कह सकते हो, अग्रभाग कह सकते हो, इसका काम क्या होता है कि ये जो टेस्ट जो डिटेक्ट करता है वो स्वीट का करता है। स्वीट मतलब मीठे, यानी मीठेपन का स्वाद जो आता है हम लोगों में, वो जीभ का कौन सा भाग उसको डिटेक्ट करता है, तो वो आपका आगे वाला पार्ट या आपका फोर पार्ट इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका किनारे वाला पार्ट है, ये टंग का ये जो किनारे का पार्ट है, ये आपका जो टेस्ट डिटेक्ट करता है वो आपका है बिटर। बिटर क्या, साल्टी, नमकीन स्वाद जो होता है, साल्टी कह सकते हो, साल्टी। ये जो नमकीनपन होता है, आप कोई भी चीज खाते हैं, आपको कोई चीज मीठी लग सकती है, कोई भी चीज तीखी लग सकती है, कोई भी नमकीन चीज लग सकती है, या कोई चीज खट्टी लग सकती है। तो अलग अलग जो स्वाद होते हैं वो टंग के अलग अलग पार्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसी टंग के अंदर छोटे छोटे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। और आपने, अगर आप कभी तक, हम लोग डेली क्या करते हैं, अपनी टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि छोटे छोटे दानेदार कुछ स्ट्रक्चर हमें अपनी टंग के ऊपर इमर्ज होते हैं, ऊपर उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ऊपर हमें दिखाई पड़ते हैं उभरे हुए, उससे हम कहते हैं पैपिलरी। तो पैपिली के ही बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी टंग उसको टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है या डिटेक्ट करती है। तो अलग अलग पार्ट पे
टंग के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग तरीके की पैपिलीज प्रेजेंट होती है, जिससे के बेसिस पे ये टंग क्या करता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है या डिटेक्ट करता है या पहचानता है। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या कीजिए, जो आगे का पार्ट है वो स्वीट यानी मीठेपन का स्वाद लेता है, टंग का जो ये किनारे का पार्ट है वो साल्टी मतलब नमकीन पन का स्वाद लेता है, और ये जो बीच का पार्ट है ये आपका खट्टेपन का। हम कोई चीज जब खट्टी चीज खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप इसको महसूस भी कर सकते हैं क्या, कि जब आप कोई खट्टी चीज खाते हैं या शोर कोई भी आप चीज खाते हैं खाने में खट्टी चीज, तो आप ये वाले टंग के इस वाले पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी बीच वाले पार्ट में कुछ ऐसी पैपिली प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो खट्टेपन का स्वाद हमें देती है, या सेंस जो हमारी टंग है वो शोर या खट्टेपन का जो स्वाद लेती है वो इसी पार्ट से लेती है। बीच इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका कह सकते हो बिटर मतलब जो आपका तीखापन है ना, तो कड़वेपन का जो स्वाद लेती है वो आपका ये इसके पीछे कुछ आपके रिसेप्टर ऐसे लगे हुए होते हैं जिनका काम होता है, जैसे हम लोग कोई चीज गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी चीजें खाते हैं तो एक झंझनाहट सी हमें लगती है, थोड़ी सी हमें हल्का वाइब्रेशन सी लगती है कह सकते हैं, तो वो आपका ये वाला पार्ट इसको आइडेंटिफाई करता है। तो आपने देखा कि टंग के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के टेस्ट आइडेंटिफाई किए गए या डिटेक्ट किए गए। बेसिक आपने देखा कि जो ये इसके उभरे हुए पार्ट, इसमें छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे पैपिली कहते हैं। अच्छा, पैपिली और आपका जो टेस्ट बड है वो दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, पैपिली अलग है और टेस्ट बड अलग होते हैं, है ना। पैपिली के अंदर छोटे छोटे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं जिसे आप स्वाद कलिकाएं भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो पैपिली होते हैं ये अलग अलग टाइप की होती हैं। तो पैपिली आपकी 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 आपकी होती है सरकम वैलेट पैपिली, सेकंड आपकी होती है फंगीफॉर्म पैपिली, और थर्ड आपकी होती है फोलिएट पैपिली, और फोर्थ आपकी होती है फिलीफॉर्म पैपिली। आप लिख सकते हैं जो पैपिली होती है पैपिली वो आपकी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 सरकम वैलेट पैपिली। सेकंड आपकी क्या होती है? सेकंड आपकी होती है फंगीफॉर्म पैपिली। और थर्ड आपकी जो होती है वो होती है आपकी फोलिएट पैपिली। और फोर्थ आपकी जो होती है वो आपका होता है फिलीफॉर्म पैपिली। याद रखना क्या कि आपकी जो पैपिली होते हैं वो आपकी टंग पर उभरे हुए छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी पूरी टंग पे बिखरे हुए होते हैं, उसे पैपिली कहते हैं। और ये पैपिली जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सरकमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली, और फोलिएट पैपिली, और आपका फिलीफॉर्म पैपिली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपकी सरकमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली, ये जो आपकी फिलीफॉर्म पैपिली होती है इसमें किसी भी तरीके के टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब किसी पैपिली में टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर टेस्ट बड एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये वाली पैपिली किसी भी तरीके का टेस्ट डिटेक्ट ना कर पाएंगी, किसी भी तरीके के टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हैं। तो हमारे टंग का जो कुछ ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर यही फिलीफॉर्म पैपिली पाई जाती हैं, इसलिए इस वाले पार्ट पे आप देखेंगे तो हमारी टंग जो होती है वो किसी भी तरीके का स्वाद लेने में असमर्थ होती या अनेबल होती, मतलब वहां पर आपका कोई भी टेस्ट आपको फील नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पैपिली प्रेजेंट है वो कौन सी हैं? फिलीफॉर्म पैपिली प्रेजेंट होती हैं, जो जिनके अंदर किसी भी तरीके के टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और ये जो इसके बाद फिलीफॉर्म से रिलेटेड बात हो गई। अब हम देखेंगे फोलिएट पैपिली। ये जो फोलिएट पैपिली होती हैं ये बच्चों में तो पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड से अडल्ट एज आती है, स्टेज आती है, वैसे ये जो फोलिएट पैपिली होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो फिलीफॉर्म पैपिली में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक अडल्ट के अंदर फोलिएट पैपिली नहीं पाई जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है वो फोलिएट पैपिली फिलीफॉर्म पैपिली में धीरे धीरे
कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट पैपिली हैं इनके टाइप्स हो गए, या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप तुरंत आप ये चीज देख करके, या जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता थी वो लोग यहाँ से एक चीजों को समझ सकते हैं कि ये पैपिली के बेसिस पे क्या होता है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पैपिली में अलग अलग टेस्ट वाले टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेस पे हमारी जो ये टंग होती है वो टेस्ट को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, या उसको डिटेक्ट करती है, या उसको पहचानती है। तो इस तरीके से बात हुई टंग के बारे में। टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे कंठ में मौजूद, कंठ में उपस्थित हमारे गले में मौजूद जो हड्डी होती है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, उससे जुड़ी होती है, और इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की पैपिली होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, और उन टेस्ट बड के बेसिस पे हमारी जो टंग होती है वो अलग अलग तरीके के टेस्ट को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। तो ये बात हमारी किसकी हुई, टंग की। अच्छा, ये टंग की अगर हम लेंथ की बात करें कि टोटल जो ये जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, संस्कृत में इसे जीभा कहते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो आपकी वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये टंग की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी बात आप नोट कर सकते हैं कि जो जीभ है उसकी लंबाई कुल कितनी होती है, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरीके से आपने टंग के बारे में, अच्छा इसका बेसिक काम मैंने आपको बता दिया कि इसका काम बोलने में, ये स्पीकिंग में हेल्प करती है, साथ साथ में टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो ये बात हुई हमारी टंग की। अब हम जो इसके आगे का जो हम थर्ड ऑर्गन पढ़ेंगे जो हमारी बकल कैविटी में मौजूद होता है, वो क्या है, वो हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। तो अब हम लोग जानेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है और सलाइवरी ग्लैंड से क्या क्या चीजें निकलती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बकल कैविटी के बारे में हम लोगों ने टीथ और टंग के बारे में देखा। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। मैंने आपसे बोल के रखा है कि डाइजेशन में आपकी जो ग्लैंड्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साथ साथ में हम पैरेलल जिस जिस ऑर्गन की स्टडी करेंगे उसके अंदर जो मौजूद आपकी जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे माउथ के अंदर आपकी 3 ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टीथ के बारे में एक अच्छी सी क्लास देखी, उसके अंदर हमने डिटेल में ब्रीफ में टीथ के बारे में जाना। उसके अगला पार्ट हमारा था वो टंग था। टंग का जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद आज इसी का आगे वाला जो पार्ट है या इसी का जो थर्ड ऑर्गन हमारे बकल कैविटी में मौजूद है वो हमारा है सलाइवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बकल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। ये टोटल नंबर में अगर हम बात करें तो 6 होती है, 6 होती है, लेकिन अगर पेयर में बोले तो ये आपकी 3 पेयर में होती है। इसका मतलब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़े में होती हैं, 3 पेयर में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और नंबर में बात करें कुल संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कि 6 होती है। अब ये कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो आपकी 3 इंपॉर्टेंट जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक आपकी होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सेकंड आपकी क्या होती है, सेकंड आपकी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। और थर्ड आपकी होती है सब मैंडिबुलर क्या होता है, आपका जो लोअर जबड़ा होता है उसे मैंडिबुलर बोला जाता है। तो वही उसी लोकेशन पे ये प्रेजेंट होने की वजह से इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, वो आपकी 3 जोड़े में है, 3 पेयर में है। कौन कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपकी क्या है, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आपकी बकल कैविटी में मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें कि तीनों की कंपैरेटिव अगर स्टडी करें, तीनों को एक साथ देखें, तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड वो आपकी पैरोटिड होती है। तीनों में सबसे बड़ी आपकी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, और सबसे अच्छा, ये जो सब मैंडिबुलर है, ये सबसे ज्यादा जो सलाइवा, क्योंकि आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है,
ये आपके स्लाइवा को सेक्रीट करती हैं, यह लार को स्रावित करती हैं। तो ये जो स्लाइवा सेक्रीट होता है वो सबसे ज्यादा, अगर टोटल मान लें कि अगर कोई स्लाइवा जो सेक्रीट हो रहा है 100% है, तो उसमें 75% ये वाली अकेले सेक्रीट करती है, बाकी 25 से 30% जो होता है ये दोनों मिलकर के सेक्रीट करती हैं। तो है छोटी जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्लाइवा सेक्रीट करने का काम किसका है, सबमेंडिबुलर का है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड है, तो वो पैरोटिड है, लेकिन सबसे ज्यादा स्लाइवा कौन सेक्रीट करती है, तो सबमेंडिबुलर सेक्रीट करती है। अच्छा, ये जो होती है ये आपके देखा होगा, ये जो सबमेंडिबल होती है आपके जो लोअर जॉ होता है, टंग के नीचे वाले पार्ट में ये चीजें ये आपकी ग्लैंड पाई जाती है। अब ये निकालती क्या है, क्या सेक्रीट करती है, तो याद रखो ये सेक्रीट करेगी स्लाइवा, स्लाइवा को बोलेंगे क्या, लार। ठीक है, ये क्या करेगी, ये सभी मिलकर के एक साथ क्या निकालती हैं, क्या सेक्रीट करती हैं, क्या स्रावित करती हैं, तो वो लार स्रावित करती हैं, स्लाइवा सेक्रीट करती हैं। अब ये स्लाइवा क्या है, तो देखो स्लाइवा का अगर हम कंपोजिशन देखें तो स्लाइवा में आपका 90 से 98% कहेंगे, या 98% या 99% अप्रॉक्स इसमें वाटर होता है, पानी होता है। अगर इसका स्लाइवा का कंपोजिशन देखा जाए, इस लार का कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या होता है, वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है। बाकी आपका 1% में कुछ और आपके मटेरियल्स हैं, जैसे कुछ आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, है ना, क्लोरीन, ये सब आपके आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप लिख भी सकते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या क्लोरीन आयन, ऐसे करके ये आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पर नोट करना है और समझना भी है अच्छे से। एग्जाम के अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जैसे पहला देखेंगे दो एंजाइम्स जो इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलीज होते हैं, एक तो आपका होता है लाइसोजाइम एंजाइम, क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा आपका होता है टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट है, पी यहाँ पे साइलेंट है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम्स, जिसे आप कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, इसे आप स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स कहते हैं। एक और इसका नाम है क्या, स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसी स्लाइवा के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एक तो लाइसोजाइम है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका टाइलिन एंजाइम है, या इसी को स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपका डाइजेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो टाइलिन एंजाइम करेगा। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमने इंजेस्ट किया है फूड में, उसके साथ में बहुत तरीके के जर्म्स, बहुत तरीके के एक्सटर्नल जो आपके पैथोजेंस होते हैं, जब फूड के साथ में हमारे बॉडी के अंदर बकल कैविटी के अंदर इंटर कर जाते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनको पूरी तरीके तो 100% नहीं किल कर पाता, लेकिन उनके अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया जर्म्स हैं उनको किल करता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बाहर से आने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया, इनको किल करने का काम लाइसोजाइम का होता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो फूड इंजेस्ट किया उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो वो स्टार्च को कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता, लेकिन वो जो हमने स्टार्च को इंजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट किया, उसको छोटे 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 सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है। इसका मतलब ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये स्टार्च को, जो आपने खाया फूड में कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में था, उस स्टार्च को, यानी ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको इसने कन्वर्ट किया किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट किया। माल्टोज जो होती है वो सिंपल शुगर होती है। फाइनली इसका डाइजेशन नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन हाँ
ये जो स्टार्च है जो किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको माल्टोज में जो कि इसके कंपेयर में सिंपल शुगर है उसमें ब्रेक करने का काम इसी टाइलिन एंजाइम का होता है। तो सबसे पहली बात अगर आपसे बोला जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन आपके माउथ वाले पार्ट से स्टार्ट होता है या बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है वो हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक एंजाइम है जो टाइलिन एंजाइम से उसने क्या किया, उसने फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च फॉर्म में है उसको माल्टोज के फॉर्म में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। यहीं से आपकी केमिकली जो ब्रेकिंग है वो देखने को मिल रही है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ, ऑप्शन नंबर ए माउथ हो गया, बी आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो तुरंत आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुरंत टिक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, माउथ। आपका पाचन जो होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन ने किया। अब क्या हुआ कि देखो दो तरीके का फूड है, एक तो सेमी डाइजेस्टेड है या पार्शली डाइजेस्टेड फूड है। ये भाई क्योंकि यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, माउथ में बकल कैविटी में ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा ना तो फैट का होगा। ये आगे चल करके एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग जो एक्सटेंडेड पार्ट है वहां पर होगा, लेकिन माउथ में सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकिंग होगी। तो अब आपका जो सेमी डाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट है और उसके साथ में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या होता है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जैसे आपका प्रोटीन का तो ब्रेकिंग हुई नहीं है ना, फैट की ब्रेकिंग तो आपके माउथ में हुई नहीं, तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया फूड का। तो ये सब एक साथ मिलकर के जो बनाते हैं स्ट्रक्चर या जो बनता है आपका जो फूड का फॉर्म होता है उसे कहते हैं बोलस। आपका डायरेक्ट एक टर्म आता है बोलस। कौन सा फूड का फॉर्म होता है, तो यही आपका जब आपके माउथ के अंदर पार्शली डाइजेशन हो जाता है उसके साथ साथ में जो अनडाइजेस्टेड और जो सेमी डाइजेस्टेड फूड मिलकर के जो फूड फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं बोलस। और ये बोलस आपके फायरिंग से धीरे धीरे पास होकर के इसोफेगस से गुजरता हुआ सीधा स्टमक में पास होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लार होती है इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। जो फैक्ट है वो आप याद रखिएगा कि ये जो सलाइवा सेक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, इसका जो पीएच होता है 6.8 होता है। अब इस पीएच वैल्यू के बेसिस पे आप बता पाएंगे कि इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक या बेसिक। 6.8 है, 7 से वैल्यू कम है, तो इसका मतलब इसका नेचर हो गया स्लाइटली एसिडिक। ये हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है, आप इसकी वैल्यू के बेसिस पे बताएंगे। और दूसरा फैक्ट आपका क्या है कि प्रतिदिन हर दिन पर डे 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे माउथ में हमारी बकल कैविटी में रिलीज होता है। ये आपको याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड्स पर डे 1 से लेकर के 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज करती हैं। तो ये बात आपकी किसकी हुई, सलाइवरी ग्लैंड्स की हुई, सलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट्स की हुई, और सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलने वाला सलाइवा है उसके कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि 98% से 99% आपका वाटर है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसमें एंजाइम्स हैं और आपके कुछ आयंस हैं। एंजाइम्स आपने देखे लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम्स, है ना। टाइलिन एंजाइम और लाइसो एंजाइम्स का काम क्या है, या आप स्पेसिफिक देख सकते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम्स है या सलाइवरी एमाइलेज है इसका डाइजेशन में क्या रोल है, तो आपने इसको डिटेल में जाना। तो इस तरीके से आपका जो माउथ बकल कैविटी के अंदर फूड ब्रेकिंग हुई वो फूड बना आपका बोलस, और बोलस आपका धीरे धीरे आपका ये पास होगा जाकर के फायरिंग्स से, और फायरिंग्स से ये आपका इसोफेगस, और इसोफेगस से आपका स्टमक में पहुंच जाएगा। तो ये बातें हम लोगों ने देखी किसके बारे में, इसके बारे में बकल कैविटी के बारे में। तो यहाँ से बकल कैविटी से रिलेटेड जो भी कुछ था हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम अपने फूड को, अब हम अपने बोलस को पहुंचाएंगे कहाँ पे, फायरिंग्स पे। तो यहाँ से भाई आपका जो सलाइवा होता है थोड़ा फूड को चिकना भी बनाता है, कैसे मास्टिकेट करता है, ल्यूब्रिकेट भी करता है। तो जब आपका सलाइवा पूरी तरीके से उसके अंदर मिल जाता है तो फूड हल्का सा चिपचिपा सा हो जाता है, ल्यूब्रिकेट हो जाता है। उस फूड या बोलस को थोड़ा सा यहाँ से पुश किया गया तो आपका ये
पार्ट जो पड़ता है ये फेरिंग्स पड़ता है, और ये फेरिंग्स क्या होता है, जिसे हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है, ये कॉमन पाथ होता है। किस किस चीज का कॉमन पाथ? अभी एक और हम सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरी आपकी विंड पाइप देखेंगे, पूरा नसल पैसेज से लेकर के पूरा आपका लंग्स तक का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप यहाँ पर ऊपर से देखेंगे नसल पासेज आपका यहाँ से पास हो रहा है, इधर से आपका फूड पाइप पास हो रहा है, तो दोनों एक जगह पर मिलते हुए दिखाएंगे, ये आपका कॉमन पाथ हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। फूड यहाँ से बेसिक पास होगा, लेकिन किसी भी तरीके का डाइजेशन फेरिंग्स में नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, आगे से पास होगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, कार्टिलेजिनस आपका एक स्ट्रक्चर है, जिससे आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका बेसिक काम क्या होता है, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं, सॉलो कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका ये ग्लॉटिस जो होता है, ये फूड पाइप को कवर कर देता है, जिससे आपका फूड जो होता है वो फेरिंग से होते हुए इजिली इसोफेगस में जाता है। मतलब एक तरीके से फूड पाइप, विंड पाइप को क्लोज कर देने का काम है, विंड पाइप के अंदर जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो जा ना पाए, ठीक है। तो ये तरीके से रोकने का काम, ये बचाने का काम भी करता है। अब आपने फेरिंग्स के बारे में देखा, तो ये कॉमन पाथ है, यहाँ से आपका बोलस पास होगा और धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, ये आपका पहुंचेगा इसोफेगस में, जिसे ग्रास नली कहा जाता है। और इसोफेगस के बारे में क्या चीज आपको याद रखना कि इसमें भी किसी भी नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, कोई भी डाइजेशन यहाँ पर किसी भी तरीके का पाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर? इसोफेगस में। यहां पर एक छोटी सी प्रोसेस क्या देखने को मिलती है, यहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यहां पर की मसल्स जो होती हैं, जो इसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, वो जब फूड आपका बोलस यहां से पास हो रहा होता है, तो यहाँ की जो मसल्स होती है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसी को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है, या क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपका ये इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बाकी किसी भी तरीके का इसोफेगस में कोई भी क्या नहीं। इसे गट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या, कि ये जो आपकी इसोफेगस है, इस इसोफेगस को गट भी कहा जाता है, इस ग्रास नली को गट भी बोला जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की आप देख पा रहे हैं, ये स्टमक है और ये आपकी फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स से लेकर के आप देख पा रहे हैं स्टमक तक की जो ये पार्ट आपको मस्कुलर ट्यूब दिख रही है, एलिमेंट्री का जो एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप इसोफेगस या गट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब हमारा बोलस कहाँ पहुंचेगा, अब हमारा बोलस इसी पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में आएगा। तो अब हम अगला जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम स्ट्रक्चर के इसके स्टमक के बारे में देखेंगे, अमाशय के बारे में देखेंगे, और उसके अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। स्टमक के अंदर फूड ब्रेकिंग आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके आगे हम लोग चलते हैं स्टमक पे। तो सेकंड हमारा पार्ट आएगा स्टमक। भाई आपका जो फूड है फेरिंग से और इसोफेगस से जो बोलस है वो पास होकर के कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, जिसे हिंदी में बोला गया अमाशय। इस स्टमक में जब आपका फूड पहुंचा तो वो आपका 3 to 4 आवर यहाँ पर स्टे करेगा, 3 to 4 आवर। इसका मतलब 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन आपकी अमाशय में, स्टमक में रहेगा, ठीक है। अब ये स्टमक का जो शेप होता है वो कैसा होता है, अगर आप देखेंगे स्टमक तो कुछ आपका जे शेप में स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, या इंग्लिश अल्फाबेट आपका जो जे होता है उस आकार का, उस शेप का आपका ये स्टमक होता है, ठीक है। अब जब आपका अगर स्ट्रक्चर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर फूड जब आपका पहुंचेगा तो 2-3 घंटे तक तो यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद में यहाँ पर भी होगी केमिकल ब्रेकिंग, वो चीज हम लोग देखेंगे। क्या स्टमक जो होता है वो उसके अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या इसी को बोलेंगे क्या, जठर ग्रंथियां, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करेगी, जैसे आपने देखा था स्लाइवरी जो ग्लैंड्स थी उन्होंने स्लाइवा को सेक्रेट किया, ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट किया, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट किया, ठीक है। आप इसे कहेंगे क्या हुआ कि जठर रस जठर ग्रंथियों से स्रावित हुआ। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हुआ इसमें क्या क्या चीज है, इसका कंपोजिशन आप देखिए। सबसे पहले इसका पीएच पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच क्या होता है,
1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर होता है, तो सब आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा वाटर ही होता है। फिर आपका क्या इसमें होता है, इसमें कुछ आयंस भी होंगे, और क्या होगा इसमें, इसमें आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें होगा, और क्या होगा, और इसमें आपका कुछ एंजाइम्स होंगे। ये बात हुई किसकी, गैस्ट्रिक जूस की। एक साथ मिलकर के ये पूरा जो बनता है वो आपका होता है गैस्ट्रिक जूस। ये आपका गैस्ट्रिक जूस में ये सारी चीजें। अब आप देखेंगे कि वाटर और आयंस तो आपको नहीं पढ़ना है, ये जो HCl होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें स्टमक का, तो आपको कुछ दिख रहा है कि ईसोफेगस में, ईसोफेगस आगे चल करके कनेक्ट जिससे हुआ वो आपका स्टमक हुआ। स्टमक के इस वाले पार्ट को बोलेंगे क्या, फंडस, इसको बोलेंगे कार्डियक, इसको बोलेंगे बॉडी, और ये आपका पाइलोरिक रीजन हो जाएगा पूरा एक साथ। आगे चल करके स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, और ये आपका यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो आगे एक्सटेंड होकर के आगे फॉर्म होगा जाकर के। तो ये जो स्टमक की लेयर है, स्टमक की लेयर, वो आपकी उसके अंदर कुछ आपके छोटे इसके ये ऐसे आप देखेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के इनर पार्ट में आपको कुछ, सॉरी, ये आपकी जो स्टमक है, स्टमक की जो इंटरनल या इनर जो लेयर है वो आपकी वहां पे छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और उसी में कुछ आपकी सेल्स होती हैं जो अलग अलग सब्सटेंस को रिलीज करती है। तो ये जो HCl हमारे स्टमक में आता है, अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि HCl का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो आपकी एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसे आप कहते हैं पैरिटल सेल या ऑक्जिनेटिक सेल्स को बोलते हैं, जहां से आपका ये HCl रिलीज होता है। कौन सी सेल होगी जाकर के, तो पैरिटल सेल, पैराइटल सेल कह सकते हो। ये जो पैराइटल सेल्स होती है या आप कह सकते हैं ऑक्जेटिक सेल्स जो होती है वो HCl को रिलीज करती हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, फिर आपके ये जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है पेप्सिन और एक आपका होता है रेनिन। देखिए ये जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, इसकी जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले तो जानो कि ये जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो कौन सी, तो चीप सेल्स होती है। इसी स्टमक की लेयर में आप देखेंगे चीप सेल्स होती है, और ये जो चीप सेल्स होती हैं या इसी को आप कहेंगे पेप्टिक सेल्स जो होती हैं, ये आपकी पेप्टिक सेल्स भी इनको कहा जाता है। और ये जो पेप्टिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये पेप्टिक सेल्स क्या करती है, जो एंजाइम्स रिलीज करती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, आप कह सकते हैं प्रोरेनिन के फॉर्म में। जो रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम, वो प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, और जो आपका क्या, जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोपेप्सिन, या प्रोपेप्सिन को कहोगे आप पेप्सिनोजन। ठीक है, तो आप कहेंगे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं चीप सेल से स्टमक के अंदर या पेप्टिक सेल से स्टमक के अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनको एक्टिव करने का काम, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होंगे, ये प्रोरेनिन एंजाइम और जो पेप्सिनोजन एंजाइम्स हैं। पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन के फॉर्म में, प्रोरेनिन एंजाइम जो है रेनिन के फॉर्म में तभी एक्टिवेट होगा जब इनको क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, जब तक उनको एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये दोनों एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। अम्लीय वातावरण जब मिलेगा तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को एक्टिव करने के लिए काम हमारा किसका आ जाता है, HCl का आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। स्टमक के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, स्टमक के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक बनाने का काम इसी HCl का होता है। HCl का काम आपको पता हो गया, पैरिटल सेल से निकलता है, और HCl के दो काम होते हैं। एक तो जो फूड हमने खाया वो फूड आपका जब बोलस पहुंचा तो उस बोलस के अंदर जो प्रेजेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं या आपके पैथोजेंस हैं या डिजीज कॉजिंग जो एजेंट हैं उन सबको किल करने का काम भी HCl का होता है। दूसरा काम क्या होता है कि ये आपके स्टमक के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक बनाता है, क्योंकि जब अम्लीय वातावरण होगा वहां का तभी आपके ये एंजाइम एक्टिव हो पाएंगे। तो ये बात आपकी हुई क्लियर कि HCl का हमारे स्टमक के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, ये बात हुई। अब हम लोगों ने देखा कि एंजाइम जो हमारे जब
एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया तो प्रोरेनिन रेनिन के फॉर्म में पेप्सिनोजन आपके पेप्सिन के फॉर्म में जब एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने अपना काम करना क्या चालू किया कि इस प्रोरेनिन ने क्या किया, देखो प्रोरेनिन रेनिन में आ गया। अब रेनिन ने क्या किया कि आपने देखा होगा कि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे मिल्क प्रोटीन कैसीन कहते हैं, और ये रेनिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन कैसीन को, ये आपकी मिल्क प्रोटीन होती है, कैसीन को पैरा कैसीन में ब्रेक कर देगा। किसमें कर देगा, पैरा कैसीन में कर देगा। कौन कर देगा, वो आपका रेनिन एंजाइम कर देगा। किसको, मिल्क प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देगा। और आगे चल करके ये आपका जो पेप्सिन एंजाइम है ये पैरा कैसीन को बदल देगा पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में, जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कहोगे या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी उसी के आगे चल करके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए जाकर के। फिर आपका ये जो आपका पेप्सिनोजन है जो कि आपका पेप्सिन एंजाइम में बदल चुका है, एक्टिवेट हो गया एसिडिक एनवायरनमेंट में, इसने क्या किया, इसने ये किया कि आपका जो प्रोटीन आपका है वो प्रोटीन को ये इसने क्या किया, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कि जो आपका प्रोटीन है वो प्रोटीन ब्रेक हुआ किसमें, वो हुआ आपका पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे, ये आपके प्रोटीन का जो प्रोटीन है ये आपके कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और ये आपका सिंपलर फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया। किसने कर दिया, वो आपके किया पेप्सिन एंजाइम ने, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, पेप्सिन ने इसको तोड़ दिया स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। इतना आपका क्या हुआ, स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग कभी कभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवर डाइटिंग हो जाती है, आपके मन पसंदीदा आपकी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, आवश्यकता से ज़्यादा आप खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, या आपकी बॉडी के जो रिक्वायर्ड चीज़ थी उससे ज़्यादा आपने खा ली, ओवर डाइटिंग कर ली, उस केस में आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इसका मतलब आपके स्टमक के अंदर जो HCl है वो ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में रिलीज हो गया तो आपकी एसिडिटी हो जाती है, जिसे आप जठराग्नि कहते हैं। तो वो आपका ओवर डाइटिंग की वजह से हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह पीते हैं, इनो पीते हैं या आप सोडा पानी वगैरह पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि जो इनो वगैरह होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या एक तरीके का समझिए उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, और आपके अंदर क्या है, एसिड का हाई अमाउंट है, और ये जो बेस और एसिड आपस में जब मिलेंगे तो क्या कर देंगे, एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर देंगे और आपकी जो एसिडिटी है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, क्लियर आपकी समझ में आई होगी कि आपका जो बोलस था वो स्टमक के अंदर गया और स्टमक के अंदर वो 3 to 4 आवर आपका स्टे करता है। फिर आपके स्टमक के अंदर की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसने क्या किया, उसने अलग अलग टाइप के आपके एंजाइम्स HCl को रिलीज किया। HCl ने क्या काम किया और एंजाइम्स ने क्या काम किया, आपने देखा। इतना डाइजेशन जब हमारे स्टमक के अंदर, देखो अच्छा यहाँ पर एक बात और आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर यानी स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है और ना ही आपका क्या होता है, ना ही यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको देखने को बताया जाएगा कि लाइपेज एंजाइम्स यहाँ पर थोड़ा सा रिलीज होता है तो वो हल्का सा उसका डिकम्पोजिशन होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का ही ब्रेकिंग की जाती है, प्रोटीन की यहाँ पर केमिकल ब्रेकिंग होती है, कहाँ पर, स्टमक में, और यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये सब पूरी प्रोसेस होने में 3 to 4 आवर लग जाते हैं कंप्लीट होने में। और जब आपका देखो यहाँ पर भी प्रोटीन जब आपका सेमी या छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ तो उसको बोला गया कि वो आपका पूरी कंप्लीटली प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, वहां पर जो प्रोटीन आपका जो स्टमक के अंदर हो रहा है वो पार्सली डाइजेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो या प्रोटीन हो, कंप्लीटली जो ब्रेकिंग होगी वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, जो आपकी बॉडी के थ्रू ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। एक बात और याद रखना, ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये बच्चों में हाई अमाउंट में रिलीज होता है, क्योंकि जो बच्चे दूध पीते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बाहर का खाना नहीं खाते, दुमुहे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम्स
बहुत अमाउंट में निकलता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे दूध जब पीते हैं थोड़े समय के बाद वो वोमिट जब कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो आपने देखा होगा वो दूध जो होता है वो कर्ड के फॉर्म में, दही के फॉर्म में बदल जाता है। वही क्या है, उसी रेनिन ने क्या किया, मिल्क प्रोटीन कैसीन को किस में बदल दिया, उसने बदल दिया किसमें, पैरा कैसीन में। इसकी वजह से आप देख पा रहे कि यहाँ पर आपकी जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है उसकी ब्रेकिंग होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका रेनिन एंजाइम्स धीरे धीरे जो सेक्रीट होना होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने आज देखा क्या कि स्टमक के अंदर का पूरा पार्ट आपने देखा कि स्टमक के अंदर, स्टमक का पहले तो आपने स्ट्रक्चर देखा, इसका शेप कैसा होता है, और यहाँ पर फूड आता है, कहाँ से कौन सा एंजाइम्स निकलता है, HCl कहाँ से निकलता है, और कैसे आपकी ये केमिकल ब्रेकिंग में आपकी हेल्प करता है। इतनी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी केमिकल प्रोसेस पूरी, ये जो रासायनिक प्रक्रिया है ये पूर्ण होने के बाद जो आपका फूड होता है, जो आपका बोलस के फॉर्म में आया था, जिसमें आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्शली डाइजेस्टेड हुआ था, आगे चलकर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटीन भी पार्शली डाइजेस्टेड हो रही है। तो आपका ये डाइजेशन जब हो जाता है आपके स्टमक के अंदर, तो जो फूड बनता है उसे कहा जाता है काइम। जैसे आपने देखा था कि जो माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर जब आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ था सिंपल फॉर्म में, तो बोलस फॉर्म हुआ था, यहाँ पर आपका जब प्रोटीन ब्रेकिंग हो जाती है तो वो काइम बनती है। इस तरीके से स्टमक से रिलेटेड जो भी हमने फैक्ट थे या कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे, क्लियर किए। अब ये जो काइम है, काइम को लुगदी भी कहा जाता है। अब ये काइम आपका पहुंचेगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में उसका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहां पर भी ब्रेकिंग होगी, जियोजेनम, इलियम, सभी जगह पर हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पूरा स्मॉल, इसके आगे का जो पार्ट हमारा आएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तो अगली क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस कहाँ से आते हैं, तो वही बात पैनक्रियाज के बारे में हम स्टडी करेंगे, लीवर के बारे में स्टडी करेंगे, और आपकी जो इंटेस्टाइनल आपके जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में देखेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे, कल हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।